हेलो एवरीवन। ये मेरा पहला वंशियान एफएफ है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मैंने हमेशा शियानवंग एफएफ ही एक्सप्लेन किया है। मैं पहली बार कोई वंशियान एफएफ एक्सप्लेन करूँगी, जिसके लिए मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ी नर्वस भी। पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं, ये तो आप लोग ही सुनकर बताना। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले वंशियान एफएफ द वेट ऑफ द अनटोल्ड का पहला पार्ट। चाइना का एक शहर गुशु, जो रात में लाइट्स की जगमगाहट में बेहद खूबसूरत लग रहा है। गुशु बहुत ही शांत और देश का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ इस समय पर 90s की एंडिंग के समय पर देश में गवर्नमेंट का शासन नहीं चलता है, बल्कि देश को रूल करते हैं पुलिस फोर्सेस या आर्मी। इनमें जिनका सबसे ज़्यादा नाम प्रचलित है वो है लांस। गुसु शहर ही लांस नाम से प्रचलित है। सदियों से लांस ही देश की प्रगति के लिए भागीदार रहे हैं। यहाँ पर चलता है तो उनका शासन, उनके नियम कानून। लांस के अंडर यहाँ की जनता पीसफुली अपना संपन्न जीवन व्यतीत कर रही है। बस शर्त यह है कि सभी को उनके नियमों कानूनों में बंधकर चलना होगा, जिससे देश की जनता को कोई परेशानी भी नहीं है। अंतिम युद्ध के दौरान सीनियर लान चिंगेजुन की मौत के बाद लान चरेन अभी के पुलिस कमिश्नर जनरल हैं, जिनकी पोजीशन देश में सबसे हाई है। लान चरेन लान चिंगेजुन के छोटे भाई हैं, जिनके अंडर 33 सीनियर पुलिस जनरल्स हैं। लान चरेन के साथ इन सब की सहमति के बाद ही देश के लिए कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है। लान चिंगेजुन के 2 बेटे हैं जो उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। लान चिंगेजुन की मौत के बाद उनके 2 अल्फा बेटे और उनके छोटे भाई लान चरेन, बस यही 3 सदस्य रह गए हैं लान परिवार में। लान चिंगेजुन की पत्नी तो बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। लान चरेन ने कभी भी शादी ही नहीं की, क्योंकि उनके भाई भाभी की डेथ के बाद उनके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी लान चरेन पर जो आ गई थी। फिर उन्होंने उन दोनों की परवरिश और उनके भविष्य को ही उज्जवल बनाने पर प्राथमिकता दी, जिस पर वो पूरी तरह सफल भी रहे। आज उनके दोनों भतीजे उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं, नियमों कानूनों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उनका मोटिव भी लान चरेन की तरह देश की प्रगति है और देश के अंदर शांति प्रस्तापित करना है। लान चरेन के बड़े भतीजे लान शिचन एक अल्फा, उम्र है 32 ईयर ओल्ड, और इस उम्र में वो एक डिप्टी पुलिस कमिश्नर की पोस्ट पर है। स्वभाव से शीतल और थोड़े हंसमुख है, हर चीज़ कामली हैंडल करते हैं। वहीं इसके अपोजिट लान चरेन के छोटे भतीजे लान वांगजी, वो भी एक अल्फा ही है, उम्र है 30 साल, ठंडे स्वभाव का व्यक्ति है। कम बोलना लेकिन काम की बात करना, यही उसका नेचर है। कभी किसी ने उसे मुस्कुराते नहीं देखा होगा, चेहरे पर कोई भाव नहीं होते, फिर भी वो लोगों के बीच प्रचलित है। उसका नाम बच्चा बच्चा जानता है। एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लान वांगजी फॉर्म्ड पुलिस यूनिट का चीफ है, जिसमें लगभग 150 से ज़्यादा सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की टीम होती है, जो सभी लान वांगजी के अंडर आते हैं। वो उन सभी का चीफ है। इस यूनिट को सबसे मजबूत यूनिट माना गया है। देश के संदिग्ध और सुरक्षा से संबंधित केसेस फॉर्म्ड पुलिस यूनिट हैंडल करती है, और अभी तक एक भी केस के मामले में उन्होंने अपने सीनियर्स को निराश नहीं किया है। लेकिन वक्त और परिस्थितियों को बदलते समय नहीं लगता। कौन जानता है कि कब क्या हो जाए। ऐसा ही कुछ अब होने वाला है, जो सभी को चौंका कर रख देगा। लान वांगजी का उठाया एक स्टेप जो सबकी सोच को लान वांगजी के प्रति बदल देगा, कि वो एक हर्टलेस पर्सन था, जिसकी अहमियत सिर्फ अपना देश है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। लेकिन लान वांगजी का एक कदम लोगों के इन सभी अजम्पशंस को बदल देगा। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या होगा। एक बहुत बड़े विला के अंदर का सीन देखते हैं। यह है लान विला, जो दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल, साथ में लग्जरियस भी है। रात के समय इसकी सुंदरता और भी ज़्यादा निखर रही है।
विला के अंदर अभी ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे, बस कुछ सर्वेंट्स हैं जो शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं। इसी बीच हॉल में टेबल पर रखा टेलीफोन तेज़ आवाज़ के साथ बज उठता है। एक सर्वेंट आकर टेलीफोन को पिक करता है। दूसरी तरफ से किसी बुजुर्ग इंसान की आवाज़ सुनाई देती है जो कहते हैं कि हेलो, क्या लांचरेन से बात हो रही है? सर्वेंट ये सुनकर कहता है, जी रुकिए, मैं अभी मास्टर लॉन को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर सर्वेंट सीढ़ियों की तरफ जाने को पलटता है, लेकिन उसी वक्त कोई इंसान सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वो वाइट सूट में है, थोड़े एजेड है। वो अपनी भारी आवाज़ में कहते हैं, फ़ोन पर कौन है? वो सर्वेंट अपना सर झुकाकर कहता है, मास्टर लॉन, कोई आपसे बात करना चाहता है। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, लेकिन आवाज़ से कोई बुजुर्ग इंसान लगते हैं। सामने खड़ा पर्सन, जो कोई और नहीं पुलिस कमिश्नर जनरल लांचरेन है, वो अपना सर नोट कर कहते हैं, ठीक है, तुम जाओ। वो सर्वेंट लांचरेन को बोकर वहाँ से अपना काम करने चला जाता है। लांचरेन नीचे आकर फ़ोन को पिक कर कहते हैं, हेलो, लांचरेन बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से ओल्ड पर्सन कहता है, लांचरेन, मैं ताओ वैन, क्या तुमने मुझे पहचाना? के टाउन, तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ यहाँ पर आया था। लांचरेन इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। के टाउन गोसू से मीलों दूर स्थित छोटा सा टाउन है। लांचरेन को याद आता है, करीब 25 या 26 साल पहले वो सभी वहाँ गए थे। लांचरेन, उनके ब्रदर, सिस्टर इन लॉ और वांगजी शिचन सभी। लांचरेन कहते हैं, जी मुझे याद आया। मास्टर ताओ वैन, कैसे हैं आप? और अचानक इतने सालों बाद कैसे याद किया? ताओ वैन कहते हैं, लांचरेन, एक बात याद दिलानी थी तुम्हें, जिसका समय अब आ गया है। लांचरेन कहते हैं, बात? कौन सी बात याद दिलाने की बात कर रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या आप सब कुछ विस्तार से बताएंगे? ताओ वैन कहते हैं, बताता हूँ, फिर शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। तुम सभी जब यहाँ आए तो एक संबंध की बात हुई थी, तुम्हारी भाभी और मेरी बेटी के बीच। क्या अब तुम्हें कुछ याद आया? लांचरेन अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और धीरे धीरे उन्हें वो बातें याद आने लगती है जिन बातों को वो पूरी तरह भूल ही गए थे, जो सब कुछ उनके दिमाग से जैसे निकल ही गया था। लांचरेन याद करते हैं, वो सभी सिस्टर इन लॉ यानी लानी की दोस्त से मिलने उस के टाउन गए थे। वहाँ पर लानी और उनकी दोस्त के बीच एक संबंध स्थापित करने की बात हुई थी। लांचरेन को सब याद आ गया था। वो कहते हैं, जी मास्टर ताओ वैन, मुझे याद आया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये बात तो मेरे दिमाग से पूरी तरह हट ही चुकी थी। अच्छा हुआ जो आपने यहाँ फ़ोन कर लिया। ताओ वैन कहते हैं, कोई बात नहीं लांचरेन, अब तुम्हें याद आ ही गया है तो अच्छी बात है। मुझे तुमसे इसी सिलसिले में बात करनी है। कुछ साल पहले एक बीमारी के चलते मेरी बेटी की मौत हो गई थी। अब उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। मैं ठहरा एक मामूली सा रिटायर्ड हेडमास्टर, जैसे तैसे अपनी आगे की ज़िंदगी गुजार लूँगा। वो कब तक यूँ यहाँ रहकर मेरे बारे में परेशान होता रहेगा? वो भी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन चुका है, उसकी अपनी ज़िंदगी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब और देरी ना की जाए। लांचरेन थोड़े कंफ्यूज्ड होते हुए कहते हैं, मास्टर ताओ वैन, आप ये किसकी बात कर रहे हैं? ताओ वैन कहते हैं, क्या मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बेशक मैं अपनी बेटी के इकलौते ओमेगा बेटे की बात कर रहा हूँ। लांचरेन थोड़ा सोच कर कहते हैं, ओमेगा बेटा? लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, शायद उनकी तो एक ओमेगा बेटी थी ना? ये सुनकर ताओ वैन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहते हैं, नहीं, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। वैसे भी बहुत साल गुजर गए हैं, हो सकता है तुम भूल गए हो। उसकी ओमेगा बेटी नहीं, ओमेगा बेटा था। लांचरेन अब ज़्यादा ना सोच कहते हैं, अच्छा, हो सकता है मुझे कुछ गलत लगा हो, कोई बात नहीं। वैसे उसका नाम क्या है? लांचरेन के इस सवाल पर थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ शांति छा जाती है। लांचरेन कोई जवाब ना पाकर कहते हैं,
मास्टर ताओ, क्या हुआ? ताओ वैन हड़बड़ाते हुए कहते हैं, हाँ, नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसका नाम वीवो श्यान है। वो अब 26 साल का हो गया है। कुछ दिनों में मैं उसे गुसू भेज रहा हूँ। वो अकेला ही वहाँ आएगा। मैं उसके साथ नहीं आ रहा हूँ। ना ही मैं वेडिंग सेरेमनी में शामिल हो पाऊँगा। इसलिए मेरी राह मत देखना। तुम्हें जो जब ठीक लगे तुम कर सकते हो। लांजरन इस पर तुरंत कहते हैं, मास्टर ताओवेन, अगर ऐसी ही बात है तो हम वहाँ आ जाते हैं। आपको परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं। इस तरह आप अपने पोते की वेडिंग को मिस नहीं कर पाएंगे। ताओवेन इस पर हड़बड़ाते हुए कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप जानते हैं कि अभी वहाँ के हालात कैसे हैं। वहाँ पर आपका होना ज़रूरी है। ऐसे समय में मैं आपको अपने काम से भटकाना नहीं चाहता। और वैसे भी आगे और भी मौके आएंगे। मैं कभी भी वहाँ आ सकता हूँ। लांचरन कहते हैं, मास्टर ताओवेन, आप यही चाहते हैं तो यही सही। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। ताओवेन कहते हैं, और एक और बात लांचरन, मैं एक और बात की गुजारिश करना चाहता हूँ तुमसे। लांचरन कहते हैं, जी आप बेझिझक कहिए। ताओवेन कहते हैं, मेरा पोता लान हॉस्पिटल में अपना ट्रांसफ़र लेना चाहता है। वो उस हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी करना चाहता है। क्या तुम इतना काम उसके लिए कर सकते हो? लांचरन कहते हैं, मास्टर ताओवेन, आप बेफिक्र रहें। वो अब हमारी जिम्मेदारी है। आपने जो कहा है वो हो जाएगा। उसे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी चिंता ना करें। ताओवेन कहते हैं, धन्यवाद। बस यही बात तुमसे करनी थी। वो जल्द ही वहाँ पहुँच जाएगा। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, फिर कभी तुमसे बात करूँगा। लांचरन कहते हैं, ठीक है मास्टर ताओवेन, अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। यहाँ ताओवेन को देखते हैं जो अपने कांपते हाथों से फ़ोन को रख देते हैं। वो बहुत ही बुज़ुर्ग हो गए हैं। फ़ोन रखने के बाद वो अपने डरे हुए एक्सप्रेशन के साथ सामने देखते हैं। सामने एक चेयर पे एक ओमेगा लड़की को बांधा हुआ है। उसके मुंह पर टेप लगा हुआ है ताकि वो कुछ बोल ना सके। वो बस चेयर पे बैठे झटपटा रही है और ताओवेन को देख बार बार अपना सर ना में शेक कर रही है। उसके पीछे कुछ इंसान खड़े हुए हैं जिनका फेस मास्क से कवर है और एक इंसान ताओवेन के साइड में खड़ा हुआ है, उन पर बंदूक को ताने। ताओवेन अपनी घबराती आवाज़ में कहते हैं, तुमने जो कहा मैंने वो कर दिया। अब मेरी पोती को छोड़ो। ओमेगा के पीछे खड़ा इंसान जो दिखने में एक अल्फा लगता है, वो कहता है, इतनी जल्दी कहाँ, अभी हमारा काम तो हो जाने दो। ताओवेन अपने साइड में खड़े इंसान को देख कहते हैं, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? ये गलत है। मत करो किसी की भी ज़िंदगी से खिलवाड़। सामने खड़ा इंसान जिसका फेस हाफ कवर है, बस आंखें ही नज़र आ रही है, वो एक ओमेगा है। वो वहाँ से जाते हुए कहता है, जब बात मेरे लिए अपने काम की आती है तब क्या सही है क्या गलत ये कुछ भी नज़र नहीं आता मुझे। शिनचैन, इन पर नज़र रखना, कोई भी चालाकी ना करे। ये कहकर वो ओमेगा उस कमरे से बाहर निकल जाता है। यहाँ लांचरेन को देखते हैं जो सोफे पर बैठे कुछ फाइल्स को देख रहे हैं। वो अब अपनी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर करते हैं। रात का 10 बजने वाला है। लांचरेन ये देख टेबल से अपने फ़ोन को हाथ में लेने ही वाले थे तभी घर का डोरबेल रिंग करता है। लांचरेन अपने हाथ को पीछे कर अपनी नज़र डोर पर कर देते हैं। एक सर्वेंट जल्दी से आकर डोर को खोलता है। लांचरेन अपने हाथ में एक बैग के साथ अंदर आते हैं। अंदर आकर वो लांचरेन को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं, लेकिन लांचरेन की नज़र तो अभी भी डोर पर ही है, जैसे वो किसी और के भी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब बहुत देर तक कोई भी अंदर नहीं आता तो लांचरेन लांशिचन को देख कहते हैं, शीचन, क्या आज भी वो तुम्हारे साथ नहीं आया? लांशिचन ये सुन छोटे स्माइल के साथ कहते हैं, नहीं अंकल, वो आज भी हॉस्पिटल में ही रुक गया। जब से हमने उसे पकड़ा है, वांग जी ने इस केस में अपने आप को इस तरह इंडल्ज कर दिया है कि उसे दूसरी चीज़ों का होश ही नहीं। लांचरेन अपना सर नोट कर कहते हैं,
ठीक है, तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, डिनर का समय हो गया है। कल हम जाकर उसे देखेंगे और साथ में वांगची से भी मैं मिल लूँगा। लाशिचन ठीक है अंकल कहकर सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अब देखते हैं दूसरे दिन एक बड़े से हॉस्पिटल का सीन, जिसके टॉप पर लिखा हुआ है लान हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर एक रूम में देखते हैं एक पर्सन को बेड पर लेटा हुआ, जिसके सर पर पट्टी बंधी हुई है और वो ढेरों मशीनों से घिरा हुआ है। बेड के एक साइड में डॉक्टर खड़े हुए हैं और एक तरफ पुलिस यूनिफॉर्म पहने अल्फ़ा खड़ा हुआ है, जो कद में काफ़ी ऊंचा और जिसका शरीर काफ़ी मजबूत है। दिखने में हद से ज़्यादा हैंडसम, लेकिन चेहरे पर नो एक्सप्रेशन। उस अल्फ़ा की पैनी निगाहें बेड पर लेटे पर्सन पर है। वो अपनी ठंडी आवाज़ में कहता है, डॉक्टर निये, इसे होश क्यों नहीं आ रहा। डॉक्टर ने मिंगजू, जो इस हॉस्पिटल के हेड सर्जन हैं, वो कहते हैं, पता नहीं ऑफिसर लान, हम भी ये समझ नहीं पा रहे। अब तक तो उसे कब का होश आ जाना चाहिए था। सर की चोट भी लगभग ठीक होने लगी है। जख्म इतने गहरे भी नहीं हैं कि वो कोमा में चला जाए। ऑफिसर लान, मतलब लान वांगची कहता है, तो फिर क्यों। डॉक्टर ने मिंगजू कहते हैं, हमें कुछ दिन और देखना होगा। नई रिपोर्ट्स के आने के बाद ही हम सही से इसकी कंडीशन को बता सकते हैं। लान वांगची बस अपना सर नोट कर देता है। इससे आगे और बातें होती, हॉस्पिटल रूम का डोर खुल जाता है। लानचुरेन और लानशिचन ऑफिसर शोयांग के साथ, जो लान वांगची की यूनिट का जूनियर ऑफिसर है और कहा जाए तो लान वांगची का राइट हैंड है, उसके साथ कमरे के अंदर आते हैं। लान वांगची उन्हें देख रिस्पेक्टफुली सल्यूट करता है। लानचुरेन लानशिचन भी शेम करते हैं और उनका पहला सवाल भी यही होता है कि अब इसकी हालत कैसी है। और ने मिंगजू फिर वही बताते हैं लानचुरेन और लानशिचन को, जो अभी उन्होंने लान वांगची को बताया है। लानचुरेन, लानशिचन और लान वांगची कमरे से बाहर आकर कॉरिडोर पर चल रहे हैं। लानचुरेन कहते हैं, और उन बाकी लोगों का क्या। लान वांगची जवाब देता है, उनसे भी कुछ पता नहीं चल पाया, या फिर वो सच में कुछ नहीं जानते, क्योंकि इतने टॉर्चर के बाद वो मरने की हद तक आ गए हैं। लेकिन उनका जवाब अभी भी सेम है कि वो बस उनके लिए काम करते थे। उनका प्लान क्या होता था इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया जाता था। लानशिचन कहते हैं, वांगजी, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सच बोल रहे हैं। लान वांगजी कहता है, शायद, क्योंकि उनके पॉलीग्राफ टेस्ट भी नेगेटिव आए हैं। जल्द ही उन्हें सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब उनसे ज़्यादा पूछताछ की ज़रूरत नहीं, अब बस इंतज़ार है तो इसके होश में आने का। लानशिचन कहते हैं, ठीक है, अपने आप को ज़्यादा प्रेशराइज मत करो इस केस के चक्कर में। अब वो हमारे पास है तो ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं। अपने हेल्थ का भी ख्याल करो। 2 दिन ठीक से ना खाना खाया होगा और ना ही सोए होगे तुम। मैं सच कह रहा हूँ ना वांगजी। लान वांगजी, जो अभी अभी एक एक डिटेल्स बता रहा था केस की, उसके मुंह से उसके गागा के इस बात के जवाब में कुछ भी नहीं निकलता। वो शांत हो जाता है और स्ट्रेट सामने की तरफ देख बस चलते जा रहा है। लानशिचन अपना सर शेक कर देते हैं। उनका भाई ऐसा ही है, वो कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता कि वो कैसा फील कर रहा है, उसका क्या मन कर रहा है, क्या नहीं। कोई भी इमोशंस शो ही नहीं करता। पता नहीं वो ऐसा क्यों हो गया है माँ के चले जाने के बाद से। लान वांगजी और लानशिचन के बीच खामोशी को तोड़ लानचुरेन कहते हैं, वांगजी, अपना जो भी ज़रूरी काम है शाम तक निपटा लो। रात में डिनर के समय मैं तुम्हें घर पर चाहता हूँ, ज़रूरी बात करनी है तुमसे। लान वांगजी अब अपनी नज़रों को अपने अंकल पर करता है और कहता है, ज़रूरी बात, क्या किसी केस से रिलेटेड बात है अंकल? अगर ऐसा है तो मैं खुद आपसे आपके ऑफिस में आकर मिल लूँगा। लानचुरेन कहते हैं, नहीं, ऑफिस में नहीं, घर पर ही मिलना है और किसी केस से जुड़ी बात नहीं है, बल्कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बात करनी है। इसलिए रात में समय से घर पर आ जाना।
चलो शिचन। ये कहकर लांचरन और लाशिचन लानवांगजी को अपनी ही जगह पर कंफ्यूज्ड छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। लानवांगजी उन्हें बस जाते देख रहा है और सोच रहा है कि उसके अंकल को उससे उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी क्या बात करनी है। ये स्ट्रेंज है, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। लानवांगजी वैसे ही अपनी जगह पर खड़ा था। शुयांग उसके पास आकर कहता है, सर क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? लानवांगजी ये सोचकर कि होगी कोई नॉर्मल बात जो उसके अंकल उससे करना चाहते हैं, ज़्यादा ना सोचकर हॉस्पिटल से वो पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है शुयांग के साथ। ये था इस एफएफ का पहला पार्ट। मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड करूँगी, ठीक है? कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।